कि राइटर बशार 12 सीरिया में अपने प्रिजन सेल में सुबह सुबह सोकर उठते हैं। ये पिछले 7 महीने से इस जेल में बंद थे और आज इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। आज इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाना था। असल में बात क्या है? वैसे तो बशार बारूम सीरिया के डिक्टेटर बशार अल असद के सपोर्टर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम पहले उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू दे दिया था जिसमें उन्होंने ईरान को क्रिटिसाइज कर दिया था। उन्होंने ईरान के देश पर सीरियंस को एक्सप्लॉइट करने का आरोप लगाया और बस इसी बात पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। 8 दिसंबर की सुबह को वो अपनी जिंदगी के आखिरी मिनट गिन रहे थे। उन्हें पता था कि कुछ ही देर में दरवाज़ा खुलेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें लेने आएंगी एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, इन्हें दिखता है कि यह सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, बल्कि ये तो असाद के खिलाफ लड़ रही अपोजिशन के रेबेल है। ये इन्हें मारने नहीं, ये इन्हें जेल से छुड़ाने आए हैं। इन्हें बताया जाता है कि सीरिया में असद का राज अब ख़त्म हो चुका है और अब यह पूरा देश अपोजिशन फोर्सेस के कंट्रोल में आ गया है। इस खुशखबरी की हड़बड़ी बारम जेल में अपना सेलफोन और अपना सामान भी नहीं ढूंढ पाते। वो सीधा दौड़ कर जाते हैं, अपने घर और अपनी पत्नी और बेटियों को बताते हैं कि वह जिंदा है। इनकी किस्मत सही मायनों में हैरान कर देने वाली है। एक सरकार के गिरने की वजह से बशार बारम को लिटरली एक नई जिंदगी मिल गई। लेकिन पता है क्या दोस्तों, बशार बारम अकेले नहीं थे। इस दिन कई सारे और लोगों को मारा जाना था। सीरिया में ही सईद नया जेल में एक बच्चे को भी मारा जाना था, जिसे बचा लिया गया आज के वीडियो में। आइए जानते हैं कहानी। बशारत अल असद की सीरिया के वो डिक्टेटर जिन्हें एक समय पर ISIS भी नहीं हरा पाई थी, लेकिन आज के दिन इनकी डिक्टेटरशिप 2 हफ्तों के अंदर अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आखिर यह कैसे हुआ और अब सीरिया का क्या होने वाला है, ये है कहानी। सीरिया की सिविल वॉर, संगीत की सल। उन्नीस 18 से पहले सीरिया का यह देश ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा। नक्शे देखिए, आज के दिन के सीरिया के बॉर्डर्स कहाँ पर ला करते हैं। इसके ईस्ट में मौजूद है इराक, साउथ में जॉर्डन और इजराइल, वेस्ट में लेबन का देश और नॉर्थ में आता है टर्की। वर्ल्ड वॉर ऑफ में ऑटोमन एम्पायर को हराने के बाद जो यूरोपियन देश इस वॉर को जीते थे, वो इस पूरे रीजन पर कब्जा कर लेते हैं और इन इलाकों को आपस में बांट लेते हैं। सीरिया का ये रीजन फ्रांस के हिस्से में आता है। तो 1918 से लेकर 1946 तक यहाँ फ्रांस का राज चलता है और यहाँ के लोग उसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। कई लड़ाइयाँ होती हैं, जिसके बाद जाकर साल 1946 में सीरिया को आज़ादी मिलती है फ्रांसीसी संगीत से। लेकिन आज़ाद होते ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। सीरिया में अलग अलग धर्मों और सेक्ट्स में मानने वाले लोग रहते हैं। रिलीजियस डेमोग्राफिक्स पर एक नज़र डालो। 2014 के डेटा के अनुसार यहाँ पर 74 पर लोग सुन्नी इस्लाम में मानते हैं, करीब 16 पर शिया इस्लाम में मानते हैं और 10 पर के आसपास क्रिश्चियंस हैं। इन 16 पर शिया मुस्लिम्स में से ज़्यादातर लोग करीब 12 पर एलेवाइट्स हैं। अब एलवाइट ग्रवीर सेक्ट है। कुछ लोग मानते हैं कि ये शिया इस्लाम से कंप्लीट अलग है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये शिया इस्लाम का ही एक सब सेक्ट है। ये तो हुआ रिलीजियस कंपोजिशन, लेकिन इसके अलावा एथनिसिटी के बेसिस पर भी 2 मेन ग्रुप्स हैं। सीरिया में अरब्स और कर्डिले अरब्स करीब 37 से 80 पर हैं और कर्ड्स, जिन्हें हिंदी में कुर्द लोग कहा जाएगा, ये करीब 10 पर के अराउंड। जब सीरिया आज़ाद होता है तो पावर सुन्नी अरब्स के बड़े ज़मींदारों के हाथों में आ जाती है और यह बाकी लोगों को पावर में हिस्सा नहीं देते। इसी वक्त एक अरब नेशनलिस्ट बात पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलर होने लगती है। ये एक सेकुलर और सोशलिस्ट पार्टी थी, तो इसकी तरफ स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी और आर्मी के यंग ऑफिसर्स आकर्षित होने लगते हैं। आज़ादी के पहले 10 से 15 सालों में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि 1948 की अरब इजरायली वॉर, जिसमें सीरिया भी पार्टिसिपेट करता है। 1958 में एक यूनियन बन जाता है इजिप्ट और सीरिया के देशों का, और दोनों कंबाइन होकर एक नया देश बना लेते हैं, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। सीरिया में कई सारे मिलिट्री कूर्स देखने को मिलते हैं 1961 में, 1962, 1961। इन सब की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मार्च 1963 के मिलिट्री की के बाद होता क्या है कि आर्मी में बाद पार्टी के सपोर्टर्स के हाथ में पावर आ जाती है। इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी एक इंटरनल पावर स्ट्रगल होता है, जिसके बाद नवंबर 1970